Then Dr. Mukherjee raised the demand for partition of Bengal also, on the plea that if the Muslim could not reside in a Hindu majority India, then how Hindus of Bengal could reside in Muslim majority Bengal. 14 अगस्त 1947 के दिन जबरदस्त खून खराबे के बीच भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। रक्त से सींची जमीन पे कड़वाहट के बीज बो दिए गए। गांधी जी के कहने पर नेहरू जी ने श्यामा बाबू को स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल किया। उन्हें उद्योग और आपूर्ति विभाग मिले। वे कुशल मंत्री साबित हुए। It is a solemn and sacred trust which we Indians have agreed to perform to the best of our ability. सिंदरी फर्टिलाइजर, चितरंजन लोकोमोटिव और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जैसे कारखाने स्थापित कराए। श्यामा बाबू महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बुद्ध के देश में हिंसा का तांडव चलता ही रहा। श्यामा बाबू ने हिंदू महासभा से कहा कि या तो अपने को सामाजिक सांस्कृतिक कामों तक सीमित रखें या फिर अपने दरवाजे सभी भारतीयों के लिए खोल दें। ये नेक सलाह नहीं मानी गई, इसलिए सभा से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन उन्हें अपने भविष्य से ज्यादा पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के वर्तमान की चिंता थी, जिन्हें बड़े पैमाने पर भगाया जा रहा था। पाकिस्तान एक ओर अपनी धर्मनिरपेक्षता का दावा कर रहा था, तो दूसरी ओर अपने को मुस्लिम राष्ट्र भी बता रहा था। श्यामा बाबू चाहते थे कि भारत सरकार इस दोहरी नीति के विरुद्ध आक्रामक तेवर अपनाए। नेहरू जी सरदार पटेल और श्यामा बाबू की इस बात से सहमत नहीं हुए कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू जितनी जमीन छोड़कर आए हैं उतनी ही पाकिस्तान से मांगी जाए। 1950 में नेहरू जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ अल्पसंख्यकों के बारे में जो समझौता किया, उसे कमजोरी की निशानी ठहराते हुए श्यामा बाबू ने मंत्रिमंडल से तुरंत त्याग पत्र दे दिया। सत्ता और राजनीति दोनों से मुंह मोड़कर श्यामा बाबू अपना पूरा ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से बेघर होकर आए हिंदुओं के पुनर्वास में लगाते रहे। कुछ समय बाद अक्टूबर 1951 में उन्होंने कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनसंघ नामक एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। उसके दरवाजे उन्होंने सभी नागरिकों के लिए खुले रखे। वह चाहते थे कि अब मुसलमान राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो। यूं तो स्वाधीन भारत की पहली संसद में जनसंघ के कुल 3 ही सांसद थे, लेकिन श्यामा बाबू की संसदीय कुशलता के कारण उन्हें विपक्ष के नेता की भूमिका मिल गई। Shyama Prasad Mukherjee was not merely a communal leader. It would be wrong to think of him merely as a Hindu Mahasabha or a Jansangh leader. He did have certain qualities which marked him out, and that is why he could become a very prominent member of the opposition. जब वो बोलते थे हाउस फुल होता था, गैलरीज फुल होती थी, और उनकी स्पीच इतनी मार्के की होती थी और ओरेटरी इतनी अधिक थी कि इसलिए उनको लाइन ऑफ पार्लियामेंट कहते थे। For instance, once he was asked by the government party during a debate, face the truth or something like that. And Shyama Prasad retorted. He said, how can I face truth when I face the treasury benches where the ministers were sitting? And this kind of parliamentary retort in a debate was memorable.
उत्तर में कश्मीर की समस्या दिन ब दिन उलझती गई। कश्मीर के मामलों को लेकर सरदार पटेल की तरह श्यामा बाबू के भी शुरू से ही नेहरू जी से मतभेद रहे। उन्हें न तो यह ठीक लगा कि हमलावरों को पूरी तरह खदेड़े बगैर मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया, और न ही ये कि शेख अब्दुल्ला की मांग पर कश्मीर को भारत में विशेष दर्जा भी दिलवा दिया। श्यामा बाबू ने पूछा कि जो शेख अब्दुल्ला खुद संविधान सभा के सदस्य थे, वो अब कश्मीर के लिए विशेष व्यवहार की बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये संविधान सारे देश के लिए अच्छा है, तो कश्मीर के लिए क्यों नहीं? अगर आप कश्मीर के लोगों की इच्छा का आदर करने की बात कर रहे हो, तो लद्दाख और जम्मू के लोगों का भी तो आदर करें, जो भारत में पूरा विलय चाहते हैं। श्यामा बाबू को यह बहुत आपत्तिजनक लगा कि भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर जाने के लिए सरकारी परमिट लेना पड़ता है। वे जम्मू के दौरे पर गए। जम्मू के प्रजा लोगों को मिले, श्रीनगर गए, अब्दुल्ला को मिले और अपना माइंड बनाया। बड़ी जल्दी अपना माइंड बनाते थे। उन्होंने गर्जना की कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा कहीं उदाहरण नहीं आपको मिलेगा कि अपने देश का तिरंगा झंडा फहराते हुए लोगों को गोलियों का सामना करना पड़ा। जब उनको बताया गया कि भाई इस तरह से तिरंगा झंडा फहराते हुए लोगों को गोलियां खानी पड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा और बिना परमिट के जाऊंगा। श्यामा बाबू ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा और दिल्ली में गिरफ्तार भी हुए। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया। वहां से लौटकर उन्होंने शेख अब्दुल्ला को तार से सूचित किया कि मैं लोगों की समस्याएं समझने और उनका शांतिपूर्ण हल ढूंढने के लिए कश्मीर आ रहा हूं। 8 मई 1953 को वैद्य गुरुदत्त, टेकचंद शर्मा, बलराज मधु और युवा पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वे दिल्ली से रवाना हुए। हम यहाँ से अम्बाला गए, अम्बाला से जलंधर गए। जलंधर उनको तार मिला डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर का कि हमें आपको हम जाने नहीं देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। 11 मई को वो गुरदासपुर पहुंचे। वहां के कमिश्नर ने परमिट न होने पर भी उन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी। लेकिन कश्मीर में घुसने के लिए पुल पार कर रहे थे कि वहां के आईजी पुलिस ने उन्हें बिना परमिट घुसने के जुर्म में 2 महीने की गिरफ्तारी के आदेश थमा दिए। और जब वो जम्मू की सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए, तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से कहो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूं, लेकिन मैंने परमिट नहीं लिया है। श्यामा बाबू को जीप में बिठाकर सुदूर श्रीनगर ले जाया गया। वहां उन्हें एक छोटे से बंगले में कैद कर दिया गया। उन्होंने कहा भी कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा हाइट पे मत रहो, और इसको भी ले गए उनको। श्रीनगर की हाइट है 5200 फुट अबव सी लेवल, और जहाँ रखा गया जिस कॉटेज में उसकी हाइट थी वो 6000 फीट अबव सी लेवल। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 20 जून को बताया गया कि उन्हें सूखी प्लूरसी है। 22 जून को हालत बिगड़ने पर उन्हें एक ऐसे अस्पताल में भेजा गया जिसमें ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं थी। वहीं 23 जून की सुबह 3:40 पर उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो जाने की खबर मिली। मृत्यु तुम्हार महिमादित्य अजुत प्राणेर श्रद्धासिक्त मृत्यु तुम्हार महिमादित्य अजुत प्राणेर श्रद्धासिक्त। श्यामा बाबू राजनीति में थे, लेकिन उनकी राजनीति न तो समस्या पैदा करने में विश्वास करती थी और न ही समस्याओं को अनदेखा करने में। उनकी सारी कोशिश समस्याओं का समाधान ढूंढने को समर्पित थी।
लेकिन कश्मीर प्रसंग में जो बुनियादी प्रश्न श्यामा बाबू ने उठाए थे वो दुर्भाग्य से ज्यों के त्यों बने रहे।